नमस्कार, अतीत के पन्ने में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम हर बार अतीत के एक एक पन्ने को खंगालते आ रहे हैं और आप सभी का सहयोग भी हमें निरंतर मिलता रहा है, जिसके चलते हमें इसे और बेहतर बनाने की हमेशा प्रेरणा मिलती रहती है। आज एक बार फिर अतीत का एक और पन्ना लेकर आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। बात यदि भारत के इतिहास की हो और जिसमें युद्धों का जिक्र हो और उनमें पानीपत की बात ना हो तो बेमानी होगी। आज का हमारा विषय है पानीपत ही युद्धों की स्थली क्यों। पानीपत हरियाणा का हिस्सा है और पानीपत में लड़ी हुई लड़ाइयाँ हमेशा से निर्णायक और परिवर्तन की परिचायक रही हैं। हरियाणा की माटी का कण कण इसके शौर्य, बलिदान, स्वाभिमान और संघर्ष की कहानी बयां करता है। तो आज हम पानीपत में ही इतनी लड़ाइयाँ क्यों हुई, इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं जाने माने इतिहासकार और शिक्षाविद डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जो हमें इसके सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से हमें जानकारी देंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। अतीत के पन्ने कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि पानीपत की पहचान, ये चर्चित स्थल क्यों है और कौन कौन सी महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ यहाँ लड़ी गई। जब हम ऐतिहासिक दृष्टि से पानीपत की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर पानीपत अपनी 3 ऐतिहासिक और निर्णायक लड़ाइयों के लिए चर्चित है। और इस सारे को यदि हम विस्तृत और व्यापक घटनाक्रम पे देखें, केवल 3 ही लड़ाइयाँ यहाँ पर नहीं हुई हैं, बल्कि ये पूरा का पूरा जो इलाका है युद्धों का अखाड़ा रहा है। यानी पानीपत में ही इन तीनों से अलग जो 1526, 1556 और 1761 के साथ साथ एक लड़ाई 1390 में भी हुई है। यहीं पर 1739 की जो लड़ाई है वो करनाल और गोरंडा के बीच में हुई, जिसको हम करनाल की लड़ाई की तौर पे देखते हैं। कोई 15-20 किलोमीटर का अंतर है इसमें। और त्राइन जैसी जगह है जहाँ पर 1191 और 1192 में 2 लड़ाइयाँ महत्वपूर्ण हुई और 1215 में एक लड़ाई भी हुई। यानी ये लगभग 50 किलोमीटर का एरिया है जहाँ पर निरंतर लड़ाइयाँ हुई हैं। और ये लड़ाइयाँ केवल इस क्षेत्र के इतिहास को नहीं बदलती हैं, बल्कि भारत के इतिहास में भी इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा निर्णायक है। आज पानीपत बुनकरों की नगरी है, या फिर हम इसको एक व्यापारिक स्थल के तौर पर, या फिर ऐसा केंद्र जहां से ट्रांसपोर्टेशन आना जाना आसान होता है। लेकिन युग और परिवेश के अनुसार भारत में या दुनिया में इसको ऐतिहासिक युद्ध स्थली के तौर पर ही चर्चा में लिया जाता है। तो सर, हम समझें कि पानीपत में 3 ही लड़ाइयाँ नहीं लड़ी गई, कुल मिलाकर 6 या 7 युद्ध हुए हैं निश्चित तौर पर। तो हम पानीपत को क्या पानीपत ही समझें या कितना बड़ा इसका दायरा है और किस समय से शुरू हुई लड़ाइयाँ और कब तक ये रही, इस बारे में आप बताएं। जैसा कि मैंने आपसे बात की कि पानीपत का जब शब्द यूज करते हैं तो पानीपत सिर्फ शहर या आसपास के इलाके से केंद्रित नहीं कर रहा, बल्कि मैं, क्योंकि लड़ाइयाँ 1-2 किलोमीटर के दायरे में होती भी नहीं हैं। तो ये लड़ाइयाँ तकरीबन 50 किलोमीटर के आसपास का ये व्यापक तौर पे दायरा है। और काल के अनुसार जब हम इसको देखने का प्रयास करते हैं तो ये भारतीय इतिहास का मध्यकाल है। और मध्यकाल कई दृष्टिकोणों से जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसके साथ हमें जुड़ा हुआ दिखाई देता है। तकरीबन मध्यकाल की शुरुआत हम 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ देखते हैं। लेकिन सही मायने में देखा जाए कि दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है उसका आधार त्राइन की लड़ाइयाँ हैं 1191 और 92 की। और जब दिल्ली सल्तनत स्थापित हो गया है तो उसके साथ 1215 जो है वो लड़ाई भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है इसी इलाके में। और उसके बाद मुगल वंश की स्थापना का आधार 1526 बनता है।
फिर 1556 में हम मुगल वंश को दोबारा से स्थापित होता हुआ देखते हैं, और तीसरी जो लड़ाई है उस संदर्भ में बात करते हैं तो वो 1761 जो कि मध्यकाल की तकरीबन हम समाप्ति की बात करते हैं, वो लड़ाई मराठों के बीच में और अब्दाली के बीच में होती है। तो भारतीय इतिहास में जो मध्यकाल है उसके जितने उतार चढ़ाव हैं और उस उतार चढ़ाव की गवाह जितनी लड़ाइयाँ हैं, वो सारी की सारी जो लड़ाइयाँ हैं वो इस क्षेत्र के साथ जुड़ी। जी सर, और अब हम हमारे मुख्य विषय पर आते हैं कि आखिर पानीपत ही क्षेत्र क्यों चुना गया इन लड़ाइयों के लिए, इसको हम जानने के लिए उत्सुक हैं। क्योंकि हमारा जो सवाल है हम इसको थोड़ा गहराई से और तकनीकी पहलुओं पर जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये लड़ाइयाँ पानीपत में ही क्यों होती हैं। तो ऐसी स्थिति में हालांकि बहुत सीधा जवाब नहीं है, बल्कि इन को हम देखने के लिए अलग अलग लड़ाई की अलग अलग पृष्ठभूमि, अलग अलग कारण और अलग अलग परिप्रेक्ष्य को हम चर्चा में ले सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर जो 3-4 कारण हैं उनकी मैं चर्चा में लाना चाहूँगा। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस दौर में ये लड़ाइयाँ हुई हैं उस समय भारत की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र राजधानी वो दिल्ली है, और राजधानी को प्राप्त करने के लिए, राजधानी के साथ जुड़ने के लिए हमेशा सत्ता का संघर्ष होता रहा है। चाहे हम प्राचीन काल में पाटलिपुत्र को लेके बात करें या फिर एक समय है 750 से और तकरीबन 1200 के बीच का, वो हम कन्नौज को लेकर बात करें, तो जैसे पाटलिपुत्र को लेके संघर्ष हुए, जैसे कन्नौज को लेके पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों के बीच में संघर्ष हुआ, वैसे ही दिल्ली को लेकर संघर्ष हुआ। हाँ, इसमें ये जरूर मान के चलना होगा हमें कि जो दिल्ली है उसकी सुरक्षा की 3 जो अलग अलग लेयर हैं, परतें हैं या प्राचीर हैं, वो हमारे यहाँ रही हैं। पहली प्राचीर, यदि कोई अच्छा शासक है वो प्रयास करता है कि आक्रमणकारी को, क्योंकि जो आक्रमणकारी हैं वो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत क्षेत्र से आते रहे हैं, तो उनको पहले काबुल और कंधार के इलाके में रोका जाता है जो आज अफगानिस्तान में है। तो यदि आक्रमणकारी वहां रुक जाता है तो हम सुरक्षित हो जाते हैं। दूसरी जो प्राचीर बनती है वो बनती है लाहौर और मुल्तान के बीच में। तो वो यदि शत्रु उस बाउंड्री को पार करके आ गया है तो फिर वो वहां पर रोकने का प्रयास किया जाता है। और तीसरी बार यदि वो वहां से भी पार करके आ गया है तो फिर हमारे पास ये एक संकरी गली बचती है जो पानीपत के आसपास है। मैं संकरी गली इसलिए कह रहा हूं कि भौगोलिक दृष्टि से ऊपर से हिमालय आ जाता है कि जो हमारी नेचुरल बाउंड्री को क्लियर करता है। नीचे यदि हम मुल्तान से लेते हैं या पंजाब के बठिंडा से लेते हैं या हरियाणा के सिरसा और हिसार से लेते हैं तो हमें मरुस्थल यूं बनता हुआ दिखाई देता है। तो ऊपर से यूं हिमालय, नीचे से यूं मरुस्थल, तो वो जो भौगोलिकता है उसका मतलब समझिए। फिर दूसरा, उससे ऊपर, क्योंकि पंजाब की 5 नदियां हैं, 5 नदियों पर पुल नहीं है, तो उन नदियों को पार करना 5 अलग अलग बिना पुल के बहुत मुश्किल था। जबकि ये लाहौर के आसपास आते हैं तो ये सिंध नदी का इलाका बन जाता है और वहाँ पर हमें एक पुल मिलता है। तो ऐसे में आक्रमणकारी के लिए 5 अलग अलग पुल बनाना या उनसे गुजरना, उसकी बजाय एक उससे निकलना आसान होता है। तो एक ऊपर से हिमालय, नीचे से हम मरुस्थल, फिर 5 नदियों का वो रास्ता। तो पहला कारण राजधानी रहा, दूसरा कारण भौगोलिक रहा, और इस कड़ी में जो ये रास्ता है, यदि हम प्राचीन काल से हम बात करें कि पाटलिपुत्र से तक्षशिला तक जो उत्तरापथ के नाम से रास्ता है, ये प्रयोग में होता रहा है। वो शासकों के लिए भी होता रहा है, वो व्यापारियों के लिए भी होता रहा है, वो अन्य लोगों के लिए भी होता रहा है। तो वो एक रास्ता था जो मध्य एशिया के तक जोड़ता था, तो उसको भी प्रयोग में लाना बहुत ज़्यादा आसान था। एक और महत्वपूर्ण कारण है जिसको समझना पड़ेगा,
वो राजनीतिक भी है, मनोवैज्ञानिक भी है। जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ, उसमें दिल्ली की जो सत्ता है उस पर जो भी व्यक्ति बैठा है वो राजनीतिक तौर पर अपने आप को ज़्यादा मजबूत नहीं देखता है, और जब वो मजबूत नहीं देखता है तो ऐसे में उसकी इच्छा ये रहती है कि लड़ाई लड़ते समय राजधानी से ज़्यादा दूर ना जाया जाए, क्योंकि यदि वो राजधानी से ज़्यादा दूर जाएगा उसका नुकसान क्या होगा कि वहाँ विद्रोह होने की परिस्थितियाँ होंगी और उसकी राजधानी, वहाँ वो युद्ध जीते या ना जीते, वहाँ वो राजधानी जरूर खो देगा। और ये राजनीतिक कारण भी है, ये मनोवैज्ञानिक कारण भी है जो उनके डर को क्लियर करता है। और सच ये भी है कि यदि किसी ने इसको तोड़ने की कोशिश की, मान ले रजिया है, लड़ते लड़ते वो बठिंडा तक चली गई तो उसकी सत्ता उसके हाथ से निकल गई थी, उसके कारण भी हमें दिखते हैं। तो ऐसे में हम इस तरह से पानीपत को युद्ध स्थली के तौर पर देखते हुए इस रूप में देखते हैं कि कारण दिल्ली भी है, भौगोलिकता भी है, राजनीतिक भी है, और उसके चलते हुए ये जो क्षेत्र है बन जाता है। बाकी विस्तृत और व्यापक तौर पर हम अलग अलग युद्ध का अलग अलग प्रसंग देखते हैं तो ये चीज़ें और ज़्यादा समझ में आती। आपने सभी कारणों को विस्तार से हमें बताया। अब जो पानीपत की मुख्य लड़ाइयों का आपने जिक्र किया, जिसमें सबसे पहली लड़ाई आपने कहा 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई, उस लड़ाई की क्या परिस्थिति रही, क्या उसकी पृष्ठभूमि है, उसके बारे में सर हमें आप बताएं। निश्चित तौर पर हम पानीपत को युद्ध स्थली पर के रूप में देखते हुए ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो पानीपत का पहला युद्ध जो चर्चित है, जो रिकॉर्ड में है 1526, जो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में है, वो क्यों इस तरह का आधार बनता है। निश्चित तौर पर हम इस बात से परिचित हैं कि मूलतः जो बाबर है वो मध्य एशिया में फरगाना का रहने वाला है, उसके हाथ से निकल गया है सब कुछ और सत्ता उसकी निकल गई है, और वहाँ से वो काबुल में कब्जा करने में कामयाब रहा, और काबुल में कब्जा करने के बाद वो जितनी बार मध्य एशिया पर आक्रमण करता है कहीं भी उसके हाथ में कुछ नहीं आता है, और वो भारत की ओर आक्रमण करता है तो उसको हर बार सफलता मिलती है। उसने बाजोर जीता, भेरा जीता, सियालकोट जीता और फिर लाहौर भी जीत लिया। तो उसको ये लगा कि मैं जितनी बार मध्य एशिया जाता हूँ प्रत्येक बार मैं हार खाता हूँ, और मैं जब इस साइड जाता हूँ तो मुझे सफलता मिलती है। तो ये तो उसको मजबूर कर रहा है पैतृक स्थान पे असफलता और इस क्षेत्र पर सफलता, और लाहौर तक उसको कोई दिक्कत आई भी नहीं। लेकिन उसके बाद दिल्ली में जो सुल्तान है इब्राहिम लोधी, उसकी हम स्थिति का अंदाजा लगाएं तो आप कह सकते हैं कि वो व्यक्ति सत्ता तो दिल्ली के बैठा है, अफगान भी है, लेकिन उसकी अपने जो आसपास के लोग हैं उन पे उसकी पकड़ तकरीबन है ही नहीं, और जब पकड़ है ही नहीं तो ऐसे में दौलत खान लोधी जो पंजाब का गवर्नर है वो रिश्ते में उसका चाचा है, लेकिन बाबर को बुला रहा है और ये कह रहा है कि मैं आपको ये स्पेस दे रहा हूं यहाँ पर। इसी तरह से आलम खान लोधी रिश्ते में मामा है, उसका सेनापति भी है दिल्ली में, लेकिन बाबर को इनवाइट वो भी करता है। तो ऐसे में जिस व्यक्ति को उसका मामा, उसका चाचा, पंजाब जैसे इलाके का गवर्नर या फिर दिल्ली का सेनापति, उस तक का विश्वास उसको ना हो तो चीजें हम किस तरह से देख सकते हैं। तो वो नहीं चाहता था कि इतनी दूर दिल्ली से जाया जाए कि सेनाएं लड़ते लड़ते इतनी दूर तक आगे बढ़ जाएं और दिल्ली में घटना घट जाए तो उसको 2, 3, 4 दिन का समय लग जाए। तो वो चाहता था कि मैं उसी दिन आके या अगले दिन आके चीज़ों को नियंत्रित करूं। तो ऐसी स्थिति में पानीपत इन दोनों के बीच में युद्ध स्थली इस रूप में बन जाता है। इब्राहिम लोधी को मालूम हो गया था मार्च के महीने में 1526 में कि बाबर चल चुका है, फिर भी उसने बहुत ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था नहीं की और सिर्फ हिसार के नाजिम को ये कहा कि बाबर को रोकने और समझने का प्रयास कर। तो उसकी जानकारी बाबर को मिल गई
तो उसने टोहाना के पास गग्गर के इलाके पर अपनी सेना को भेजा, तो बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को भेजा। लेकिन यहाँ जो लड़ाई है वो उस तरह की नहीं है। मुख्य जो लड़ाई है फिर पानीपत में ही होती है, क्योंकि इब्राहिम लोधी को पकड़ना या उसको उसकी सत्ता को लेना, दिल्ली की सत्ता को लेना, वो हिसार के साथ नहीं जुड़ा था, वो पानीपत की लड़ाई के साथ जुड़ा था। तो इस घटनाक्रम के बीच में जो पानीपत है वो लड़ाई का केंद्र बनता है, लड़ाई का स्थल बनता है। यही नहीं, दोनों की सेनाएं, बाबर की भी और इब्राहिम लोधी की भी, वो 13 अप्रैल 1526 में पानीपत पहुंच गई थी। 2 किलोमीटर का फासला था दोनों के बीच में, और 1 सप्ताह तक दोनों की सेनाएं आमने सामने पड़ी रही, लड़ाई लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। तो पानीपत शहर और यमुना नदी के बीच का जो इलाका है और पानीपत शहर का भी जो उत्तरी छोर है, वहां पर ये लड़ाई होती है। तो ऐसे में रणनीतिक दृष्टि से यूं स्थानों का चयन किया जाता है और पानीपत यूं इन दोनों के बीच में मुख्य स्थल बन गया। जी सर, हमने पहली लड़ाई के बारे में आपसे जाना। अब जो दूसरी महत्वपूर्ण और निर्णायक लड़ाई यहाँ लड़ी गई, उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मौलिक कारण गौण कारण के साथ साथ जुड़े हैं, और अलग अलग यदि युद्ध का हम जिक्र नहीं करेंगे तो इन चीज़ों को समझना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो पानीपत की पहली लड़ाई के बाद भारत में मुगल वंश स्थापित हो गया था, लेकिन ये वंश लंबा नहीं चला। यानी 1526 में स्थापित हुआ और 1540 में शेरशाह सूरी ने इसको उखाड़ कर फेंक दिया। शेरशाह सूरी की मृत्यु 45 में हो गई, 1500 में, और उसके बाद उसके उत्तराधिकारी रहे। 1556 में 1555 में पहले उनके हुमायूं ने दोबारा से सत्ता स्थापित कर ली, लेकिन दोबारा से सत्ता स्थापित करने के कुछ ही महीनों में उसकी मृत्यु हो गई। और जब उसकी मृत्यु हो गई तो ऐसे में उसका जो उत्तराधिकारी है या उसका जो यहाँ पर प्रतिनिधि है वो तारदी बेग है, और अकबर खुद होशियारपुर के पास कलानूर में, पंजाब में, वो लड़ने के लिए गया हुआ है। तो ऐसे में जो शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी हैं, जिस व्यक्ति की सत्ता है उसका नाम है आदिल शाह, और आदिल शाह दिल्ली और आगरा उसकी राजधानी है, उनको वो केंद्रित कर रहा है। तो ऐसे में उसने अपने सेनापति को भेजा दिल्ली पर कब्जा करने के लिए, जिसका नाम है हेमू, जिसको हम हेमचंद्र विक्रमादित्य के तौर पर देखते हैं। विक्रमादित्य वो कैसे बना? जब वो आगरा से चलकर आया और दिल्ली पर उसने कब्जा किया तो उसके दिमाग में सवाल आया कि मैं संघर्ष मैं कर रहा हूँ, योजना मेरी, सारा सिस्टम मेरा, तो मैं आदिल शाह के लिए क्यों लड़ाई लड़ूं? उसने दिल्ली पर कब्जा करके तारदी बेग को हराकर और अपनी सत्ता स्थापित की, और उस व्यक्ति ने हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली, और इस तरह से हेमचंद्र विक्रमादित्य दिल्ली की सत्ता का मालिक बन गया। तारदी बेग दिल्ली से भागकर कलानौर पहुंचा और उसने जाकर रिपोर्ट दी। तो ऐसे में मुगलों के पास ये चर्चा थी या इस बात को लेके विवाद था कि मध्य एशिया जाया जाए या वापस जाया जाए। बहराम खान ने निर्णय लिया कि नहीं, वापस नहीं जाएंगे, हम दिल्ली की सत्ता पर कब्जा करेंगे। तो वो वहां से चल दिया। इधर हेमू को भी जानकारी मिल गई कि वो लोग आ रहे हैं, लेकिन फिर वही, क्योंकि आगरा पर आदिल शाह का अधिकार है, दिल्ली पर हेमू का अधिकार है जो मूलतः रेवाड़ी का रहने वाला था, और उस व्यक्ति ने फिर वही योजना कि मैं दिल्ली से इतना दूर ना जाऊं कि आगरा से आकर आदिल शाह इस पे कब्जा कर ले और मेरे पास ना दिल्ली रहे ना आगरा रहे। तो वो इतना आगे बढ़ना चाहता था। तो उधर से जो अकबर है बहराम खां के नेतृत्व में, वो वहाँ से सरहिंद पार करके, अंबाला पार करके, शाहबाद और कुरुक्षेत्र का इलाका पार करके वो इस इलाके तक पहुँच गया। इस लड़ाई में विशेष बात ये रही जो कि हेमू से गलती ये रही कि हेमू ने अपना तोपखाना तो भेज दिया पहले कि जाओ आप मेरी रक्षा या मेरी जो सेना के हिस्से के तौर पर आगे बढ़ो, मैं पीछे खुद आगे आ रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि उसके बीच में लगभग 50 किलोमीटर का गैप हो गया। तोपखाना आगे चला गया, वो पीछे रह गया। तोपखाना पानीपत क्रॉस करके घरोंडा के आसपास पहुंच गया, वो सोनीपत से
के और गन्नौर के इस इलाके के आसपास तक पहुंचा। फिर क्या हुआ, इधर से अकबर को उसी का तोपखाना मिल गया और उसका तोपखाना लेके आगे बढ़ा। तो पानीपत के पहले युद्ध की तुलना में इस युद्ध की खास बात ये रही कि पहले में मैंने बताया था कि दोनों सेनाएं एक सप्ताह तक आमने सामने पड़ी रही और लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। यहां किसी ने किसी को मौका नहीं दिया। जैसे ही हेमू की सेना आगे बढ़ रही थी या इधर से अकबर की सेना आ रही थी, तो दोनों ने एक दूसरे को आक्रमण करने का मौका दे दिया। तो ये जो पानीपत है उसमें एक जगह है काबड़ी, उसके इलाके में जो कोर्ट और पुराना वाला इलाका है, उस इलाके के बीच में ये लड़ाई होती है और उस परिस्थिति में फिर हेमू लड़ते हुए मारा जाता है। तो पहले की पृष्ठभूमि और दूसरे की पृष्ठभूमि में फर्क इतना है, कारण वही है लेकिन मनोवैज्ञानिकता का पहलू वही है और यूं लड़ाई उस रूप में हम देखने को पाते हैं। कहा जाता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई ने भारत की तकदीर और तस्वीर बदल डाली, और ये अगर इतनी महत्वपूर्ण है तो ये लड़ाई किन हालात में हुई, क्या इसकी पृष्ठभूमि रही और ऐसा हम क्यों पढ़ते और सुनते हैं, आप इसके बारे में हमें विस्तार से बताएं सर। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 में हुई, उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य इन दोनों से बिल्कुल भिन्न है। जिस मुगल वंश की स्थापना 1556 में हुई थी, उसका अंतिम महत्वपूर्ण शासक औरंगजेब 3 मार्च 1707 को अंतिम श्वास लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये मुगल साम्राज्य जिस तरह से बना था, ये सूखे पत्तों की तरह से पतझड़ में जैसे बिखरते हैं, ऐसे बिखर गया और पूरे के पूरे इलाके में नए नए राज्य, नए नए रजवाड़े पैदा हो गए। उसके चलते हुए मुगलों का राज तो सिमटता गया, क्षेत्रीय स्तर पर शक्तियां उभरती गई। उन शक्तियों में एक शक्ति और महत्वपूर्ण शक्ति वो मराठे थे, जो 1750 के आसपास दिल्ली पहुंच गए थे और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने इस पूरी की पूरी व्यवस्था को अपनी तरह से नियंत्रित कर लिया था। तो कहने के लिए मुगल अभी भी हैं, राज मुगलों का हो रहा है, 1857 तक चलता है लगातार, लेकिन इस समय मुगलों की स्थिति ये थी कि उनके पास इतनी सेना भी नहीं थी या इस तरह का कोई सेनापति भी नहीं था कि वो उसको लेकर खड़े हो जाएं और लड़ाई के मैदान में उतर जाएं। तो मुगल तो इस सिस्टम से बाहर इस तरह से हो गए। हाँ, मराठे जरूर इस लेवल पर आ गए थे इस दौर में कि ये कहते हैं कि नर्मदा और ताप्ती से लेकर इवन कृष्णा और कावेरी से लेके और काबुल की नदियों तक का पानी उनके घोड़ों ने पिया था और इतना बड़ा इलाका उन लोगों ने स्थापित कर लिया था। तो इधर से अफगानिस्तान से अहमद शाह अब्दाली 5 अलग अलग आक्रमण भारत पर करता है। तो उनमें एक आक्रमण 1761 का वो भी है जो पानीपत की लड़ाई के रूप में देखा जाता है। तो ऐसे में दिल्ली असुरक्षित है, मराठों ने दिल्ली को अपने नियंत्रण में ले लिया है और अब्दाली आक्रमण करने के दृष्टिकोण से यहाँ पर बढ़ रहा है। तो अब क्योंकि मराठों का दिल्ली पर अधिकार है और मुगलों की कोई व्यवस्था नहीं या फिर कोई और ऐसी स्थिति नहीं, तो अहमद शाह अब्दाली के साथ टक्कर लेने के लिए वही आगे बढ़ते हैं। और उस कड़ी में क्योंकि मराठवाड़ा दूर था, उनके रिसोर्सेज, साधन संसाधन दिल्ली से उतने गहराई से नहीं जुड़े थे और उसी तरह से दूरी अब्दाली की भी जरूरत थी। तो ऐसी स्थिति में फिर जो स्थल है वो यूं इस रूप में बना, क्योंकि एक साइड में यमुना नदी है, यमुना नदी को नेचुरल सुरक्षा की बाउंड्री के तौर पर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में माना जाता है और ये सुरक्षित बाउंड्री इस लेवल तक की है कि पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों के 500 साल के आसपास लड़ाई लड़ी तो किसी ने भी तकरीबन इस नदी को पार नहीं किया। ये इसलिए गुर्जर प्रतिहार जो है वो इस इलाके से डोमिनेट करते रहे। तो एक दिल्ली है,
एक यमुना नदी है, नीचे से मराठे अपनी व्यवस्था को संतुलित करते आए हैं। इधर से पंजाब और पूरी की पूरी जो व्यवस्था है वो अब्दाली उसको मैनेज करता हुआ आ रहा है। तो ये तीसरी लड़ाई फिर इस परिप्रेक्ष्य में इसी मैदान में होती है और फिर दोनों सेनाएं यहाँ भी आमने सामने काफ़ी लंबी समय तक पड़ी रही, अर्थात कोई की ओर से भी आक्रमण करने की पहल नहीं हो पाई। तो व्यवस्था वही है कि मराठे बहुत उसको क्रॉस करके जाएंगे अब्दाली को तो वो आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन अब्दाली का रिसोर्स सेंटर काबुल और अफगानिस्तान है, इनका नीचे से है, तो ये केंद्र फिर यहाँ पर बनता है और लड़ाई फिर उसी इलाके के अंदर जाके स्थापित होती है। सर, जैसा आपने बताया, मराठों का साम्राज्य अफगानिस्तान तक फैला हुआ था और तीसरी लड़ाई में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली उन्होंने आक्रमण किया और मराठों के पक्ष में युद्ध नहीं रहा और अब्दाली जीतकर वापस चला गया। यहाँ पहला सवाल मेरा ये है कि क्या वो आक्रमण अब्दाली ने सेल्फ डिफेंस में किया? नंबर 2, जब सभी लड़ाइयाँ पानीपत जगह पर हुई जो दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और हर सुल्तान और जो भी गद्दी पर बैठा था उसने वो क्षेत्र चुना, लेकिन फिर भी लगभग सभी लड़ाइयों में जिसने आक्रमण किया है उसी की जीत हुई, ऐसा क्यों? जब हम पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात कर रहे हैं, इसके बारे में यहीं तक कहते हैं कि पानीपत की लड़ाई ने, तीसरी लड़ाई ने ये फैसला नहीं किया कि कौन शासक बनेगा, बल्कि ये फैसला किया कि कौन शासक नहीं बनेगा। कारण कि विजेता को आंतरिक गड़बड़ के कारण वापस अफगानिस्तान जाना पड़ गया और जो जीत नहीं पाए मराठे, उनका इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि उनको संभलने में समय लगा। तो ऐसे में अब्दाली का जो आक्रमण है वो आक्रमण सेल्फ डिफेंस में भी था, लूट मार के लिए भी था और भारत की अराजकतावादी जो स्थिति है इसका लाभ उठाने के लिए भी था। तो इसको तो हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं। जहाँ तक सवाल है कि हर बार आक्रांता ही क्यों जीता है इन सारे उसमें, उसका जवाब ये है कि दिल्ली की सत्ता पर मौके पर कोई उतना मजबूत व्यक्ति नहीं था सशक्त तौर पर जो उस तरह का जवाब दे पाता। आप पानीपत में बाबर और इब्राहिम लोदी की बात करें तो इब्राहिम लोदी की मैंने बताया कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इधर से हेमू एक साइड से अकबर के दबाव में है, दूसरी साइड से जो आदली शाह है उसके दबाव में है और व्यवस्था भी करने में उसको समय लग रहा है। तो तीसरे में जब मराठों के उनकी बात करते हैं तो ऐसे में जो स्थिति है वो इनके पक्ष में इस तरह से नहीं है कि हालत यहाँ तक आ गई थी जब आमने सामने ये पड़े थे, बैठे थे दोनों अब्दाली और ये, कि 13 जनवरी की रात को या मीटिंग जो हुई उसमें यहाँ तक फैसला हुआ कि हमें 1 सप्ताह हो गए खाना नहीं मिला है सैनिकों को और सैनिक भूख से मर रहे हैं। तो ऐसे में भूख से मरने की बजाय युद्ध के मैदान में लड़के मर लिया जाए। तो आप ऐसी स्थिति में अंदाज़ा लगाइए कि जिस व्यवस्था और सिस्टम के पास चाहे कारण कुछ भी हो, अपने सैनिकों को दिन में एक बार भी रोटी की व्यवस्था नहीं है, वो किसी आक्रांता के सामने किस तरह से टिक सकता है। ये मौलिक कारण है कि आक्रमणकारी योजना तैयारी और स्थानीय कमजोरियों का लाभ उठाकर तकरीबन कामयाब रहा है और जो यहाँ पर था वो उन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाया है। सर, जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र ने बहुत से युद्धों को झेला और ये स्वाभाविक है कि इतनी लड़ाइयाँ होने के बाद यहाँ के जनमानस पर उसका कोई प्रभाव ना पड़े। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आम जीवन शैली पर और यहाँ इस क्षेत्र के विकास पर आप इसको किस रूप में देखते हैं? निश्चित तौर पर बार बार की लड़ाइयाँ, जिसके लिए मैं कह रहा हूँ कि ये युद्ध का अखाड़ा रहा, उसने यहाँ का जो जीवन शैली और जो सामान्यतः व्यवस्था है उसको निश्चित तौर पर प्रभावित किया। बहुत छोटे छोटे 2 ही उदाहरण मैं दे रहा हूँ। पहला ये कि आप यदि देखें वर्तमान हरियाणा और पंजाब का जो व्यक्ति है कंपैरेटिवली,
ज़्यादा अच्छा खाता पीता और पहनता है दूसरों की बजाय। मैं यहाँ दूसरों को कमज़ोर नहीं, बल्कि मैं इस एंगल से कह रहा हूँ कि भारत के अन्य हिस्सों में जो बचत करने की प्रवृत्ति है वो तुलनात्मक ज़्यादा है इस इलाके की तुलना में। तो यहाँ हमारे जो पूर्वज हैं, क्योंकि युद्ध का अखाड़ा है, उनको एक बात समझ में आ गई, मैंने बचत कर ली और बचत कर ली और आक्रमणकारी आया लूट मार के ले गया, तो मेरे हिस्से तो कुछ नहीं आया। तो इसलिए इन लोगों ने जीवन शैली ये अपना ली कि बचत की बजाय खाओ पहनो और आक्रमणकारी से या व्यवस्था से तकरीबन उस समय तक अपने आप को तैयार कर लो कि उनसे लड़ा जा सके। तो इसलिए एक चीज तो जीवन शैली में हमें ये होती हुई दिखाई देती है। दूसरा, आप आवाज की बात करें, बातचीत की बात करें कि जब बार बार आक्रमणकारी आ रहे हैं तो किसी आक्रमणकारी को तो यूं तो नहीं कहा जाएगा आइए आइए पधारिए स्वागत है आपका, आपका अभिनंदन करते हैं, बल्कि उसको थोड़ा सा ऊंची भाषा में और ठीक जवाब देने की परिस्थितियां होंगी। वो यहाँ की जिंदगी का हिस्सा बना। और यही नहीं, इवन मनोरंजन करने के जो तौर तरीके हैं उसमें हम मनोरंजन भी ऊंची आवाज में करते हैं, चाहे हरियाणा की रागनी हो, चाहे पंजाब का भंगड़ा हो। यह वो चीजें वो इस एंगल से कि यहाँ तक की मानसिकता बन गई थी कि हमारा कैंप है, शत्रु का कैंप 2 किलोमीटर है, कि मेरा मनोरंजन का प्रभाव है वो उस पर पड़ना चाहिए कि हम युद्ध के स्थल पर भी घबराने वाले लोग नहीं हैं। तो रागनी गाते हैं तो ऊंची आवाज में गाते हैं, भंगड़ा गाते हैं। तो ये चीजें इस तरह की व्यवस्था के साथ जुड़ी और इस मानसिकता के साथ ये लोग हुए, तो ये प्रभाव काफी बड़े लेवल का है। जहां तक आपने प्रभाव और विकास की बात की, निश्चित तौर पर युद्ध कोई फायदे वाली चीज नहीं होती, लेकिन बार बार के आने से सड़क की व्यवस्था और परिवहन तंत्र विकसित हुआ, सरायों का निर्माण हुआ, कोस मीनार बनी। और आगे चलकर यदि हम अंग्रेजों की पीरियड की बात करें, जब अंग्रेज दिल्ली को 1911 में राजधानी बना दिया था, तो उसके बाद 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। तो उनके पास दिल्ली में भी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन सेना के लिए कंबल और तंबू और बहुत सी जरूरतें थी। तो उन लोगों ने इस बात का प्रयास किया कि दिल्ली के काफी सटाव होने के कारण पानीपत में व्यवस्था की जाए और युद्ध में यहाँ से बहुत बड़े लेवल पे आपूर्ति हुई, चाहे पहला युद्ध हो चाहे दूसरा युद्ध हो। हाँ, और जब इन युद्धों की स्थिति में ये रहा तो आज जो पानीपत है बुनकरों की नगरी के रूप में इसलिए स्थापित हुआ क्योंकि वो बुनकर का काम उस दौरान हमें दिखाई देता था। तो ऐसी स्थिति में विकास के रास्ते समय और स्थिति के अनुसार यूं विकसित होते गए और पानीपत अपनी विशिष्ट पहचान के साथ इस लेवल तक आ गया कि युद्धों के कारण जाना जाता है, लेकिन उन युद्धों में शूरता, वीरता स्थानीय और पूरी की चोरी व्यवस्था भी हमें इस तरह की दिखाई देती है। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही दुर्लभ जानकारी हमसे साझा की और कई अनछुए प्रश्नों का जवाब हमें मिला। तो दर्शकों का बहुत बहुत आभार और अगले एपिसोड में एक नए अतीत के एक और नए पन्ने के साथ हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।